Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi and here I am with another lecture of the GATE botany syllabus that we are covering. So in this class, I will be discussing about the plant growth regulators and their action. And this is the part 1 of the plant growth regulators, as we will be discussing the rest of the plant growth regulators in the next part. Okay, so here if you want to start with our topic, then the very first thing that we will be discussing, or the very first thing that we should discuss, is what actually the growth mean. Okay, क्या मतलब है, क्या मायने हैं ग्रोथ के, क्यों होती है ग्रोथ, कैसे होती है ग्रोथ और क्या होती है ग्रोथ। अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो अलग अलग तरीके की ग्रोथ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ है, हर तरीके की ग्रोथ है। लेकिन अगर नेचर की बात करें तो नेचर में ग्रोथ आज भी वही है, साइज़ में बढ़ना। आपका साइज़ ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका साइज़ किस तरीके से लेंथ वाइज ग्रो कर रहा है कि विथ वाइज ग्रो कर रहा है, आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप एरिया कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वही सारी चीज़ें ग्रोथ में आती हैं। ठीक है, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो यही है कि उसकी साइज़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, विथ बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, किस तरीके से वो अलग अलग अपने प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो चीज़ उसकी ग्रोथ में कंसीडर होती है। और उस ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है हमको, या कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रेगुलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उस ग्रोथ को या तो सीमित रखते हैं या तब तक बढ़ने देते हैं तब तक जब तक एक लिमिटेड क्राइटेरिया चल रहा है। ठीक है, तो अगर उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है तो उसको इनहिबिट कर देते हैं, उससे कम होती है तो वो कोशिश करते हैं ज़्यादा करने की। ओके, तो क्योंकि रेगुलेशन हमको पता है बहुत ज़रूरी है, ह्यूमंस में भी अगर अनरेगुलेटेड सेल डिवीज़न होता है तो वहाँ पे हमारा कैंसर डेवलप हो जाता है। ओके, तो हम उन्हीं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इनको हम एक अलग से टर्म देते हैं, इनको हम एक वर्ड से ही डिफाइन कर सकते हैं, और दैट इज़ फाइटो हॉर्मोन्स। अगर आप बात करो कि फाइटो हॉर्मोन्स क्या हैं, या अगर आप ये जानने की कोशिश करो कि प्लांट्स में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इनको हम क्या कह रहे हैं, तो जनरली दीज आर नोन एज फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, प्लांट हॉर्मोन्स, इनको हम फाइटो हॉर्मोन्स कह रहे हैं। ये नाम जो है वो थीमन ने दिया था। एंड these are acting as growth factors, at growth hormones और growth regulators, growth substances, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जनरली ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो इन ग्रोथ रेगुलेटर्स को यहाँ पे हम फाइटो हार्मोन बोल रहे हैं। हार्मोन की अगर आप डेफिनेशन देखने की कोशिश करो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फाइटो और हार्मोन। तो फाइटो इज प्लांट एंड हार्मोन इज सेम। क्या है हार्मोन? हार्मोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट के केस में, जो कि एक साइड से क्या हो रहा है, बन रहा है और किसी एक टारगेट पे जाके हिट कर रहा है, और उस टारगेट पे अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो भी उसे शो करना है वो शो कर रहा है। ठीक है, और हमको ये पता है कि ये बहुत ही लेस अमाउंट या लेस क्वांटिटी में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, क्योंकि हार्मोन के बारे में हम जानते हैं। सो फाइटो हार्मोन इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन हायर प्लांट्स दैट रेगुलेट plant physiological process such as affecting growth and other functions remote from its place of production and active in very minute amounts। बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में सिंथेसाइज होता है और एक साइट ऑफ डेवलपमेंट से, साइट ऑफ सिंथेसिस से जाता है और एक्ट करता है जाके अपने टारगेट पे, और अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो शो करता है। और ये हमारे फाइटो हार्मोन नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को नेचुरली भी यूज़ करते हैं, या नेचर में भी पाया जाता है इंडोल एसिटिक एसिड, और हम इंडोल ब्यूटारिक एसिड या अलग केमिकल फॉर्मूला सेम बना के सिंथेटिकली भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और जो भी उससे हमको लाभ उठाना होता है वो हम लेते हैं। ठीक है, तो नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस जो भी हम हार्मोन यूज़ कर रहे हैं कि उसका नेचर कैसा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो किस तरीके का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है, वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि वो ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है, या फिर वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि वो ग्रोथ को कम कर रहा है, रोक रहा है। तो ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है, जैसा भी हम फाइटो हार्मोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो बेसिकली एक डिस्टेंस सोर्स से डिस्टिंक्ट टारगेट तक ये काम कर लेते हैं। और अगर हम जनरली मेजर क्लासेस देखें जो हमारे सामने निकल के आ रही हैं फाइटो हार्मोन्स की या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, तो वो हमारे पास ये 5 हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। ये 5 हमारे पास हैं मेजर हार्मोन्स जो कि हमको देखने को मिल रहे हैं। और भी क्लासेस होती हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के लिए अभी ये 5 क्लासेस जानना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन मिल जाते हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किसके द्वारा शो किया जाता है। तो हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और हार्मोन के बारे में बताने की, और आई होप वो आपके लिए मतलब हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके इन फाइटो हार्मोन्स के बारे में जानने की, एक एक करके इन फाइटो हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की। ओके, तो ऑक्सिन्स या IAA भी आपको लिखा मिलेगा। अगर IAA लिखा मिले तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, IAA ऑक्सिन का हम ये कह रहे हैं केमिकल नेम है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नेचुरली जो ट्रू ऑक्सिन हमको देखने मिलता है उसका नाम इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना अगर कभी ऑक्सिन की जगह IAA लिखा मिल जाए। So an auxin is an organic compound responsible for promoting the growth of plants along the longitudinal axis when applied in low concentration to shoots of the plant। ठीक है, longitudinal axis ध्यान दीजिएगा। longitudinal axis का मतलब ये है कि अगर ये सरफेस है तो ऑक्सिन का एप्लीकेशन या ऑक्सिन का जो ग्रोथ का क्राइटेरिया होगा वो इस तरीके से होगा, ऊपर या फिर नीचे। अगर रूट ग्रोथ करवाएगा तो नीचे की तरफ, शूट ग्रोथ करवाएगा तो ऊपर की तरफ। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को ग्रो करवाता है जब लो कंसंट्रेशन में इसको अप्लाई किया जाता है इसको शूट्स पे। ठीक है, लो कंसंट्रेशन में क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन में जब हम यूज़ करते हैं ऑक्सिन को तो ये अपना इफेक्ट बदल देता है। मतलब लो कंसंट्रेशन में ये जो हमारी शूट की ग्रोथ होगी उसको स्टिमुलेट करेगा और हाई कंसंट्रेशन में ये शूट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसर्न किसके लिए है, ऑक्सिन किसके लिए मेजर काम कर रहा है? वो कर रहा है सेल इनलार्जमेंट या ग्रोथ शूट्स की। ठीक है, सेल इनलार्जमेंट या ग्रोथ करवा रहा है शूट्स की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शूट पे ही काम करता, रूट पे नहीं करता। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन का जो मेजर फंक्शन है वो कंसर्न है उस सेल एनवायरनमेंट के लिए। कौन से सेल एनवायरनमेंट के लिए? जो हमारे शूट के ग्रोथ के जो सेल्स हैं या शूट पे जो सेल्स हैं वहाँ के सेल्स के एनलार्जमेंट के लिए हमारा ऑक्सिन जो है वो मैक्सिमली काम कर रहा है। अगर हम देखें इंडोल 3 एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी पसंदीदा सवाल है, तो वो है ट्रिप्टोफैन, एक अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन में भी हमको इंडोल रिंग मिलती है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन में हमको अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखने चले जाएं तो हमको पता है कि 3 हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारे जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं। कौन कौन से हैं? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलिन। ठीक है, तो उनमें से एक ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमाइनो एसिड जो कि बहुत सारी चीज़ों पे या मैं कह लें बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है, जिसमें से एक इंडोल 3 एसिटिक एसिड या हमारा जो ऑक्सिन है वो है। ठीक है, उसमें भी जिंक जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी बायोसिंथेसिस में। हालांकि आप ट्रिप्टोफैन याद रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रिप्टोफैन इंडोल 3 एसिटिक एसिड का एक प्रिकर्सर है। ठीक है, तो ऑक्सिन का मूवमेंट भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑक्सिन का मूवमेंट कैसा होता है। तो बेसिकली ऑक्सिन जो है वो पोलर मूवमेंट एग्जिबिट करता है। पोलर मतलब जब किसी मूवमेंट में कोई डायरेक्शन हो, और वो मूवमेंट कैसा है? बेसिपिटल। बेसिपिटल मतलब एपेक्स से बेस की तरफ। अगर बेस से एपेक्स की तरफ होता है तो उसको हम एक्रोपिटल बोलते हैं। तो शूट के केस में अगर हम कहें तो बेसिपिटल है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, और अगर रूट के केस में देखें तो एक्रोपिटल है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। बेसिकली आप इतना याद रखो कि रूट की टिप पे और शूट की टिप पे इसकी सिंथेसिस होती है। तो जाहिर सी बात है कि टिप के तो आगे जाएगा ही नहीं, पीछे आएगा। तो अगर रूट की टिप पे हो रहा है तो ऊपर की तरफ आएगा, शूट की टिप पे हो रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसी हिसाब से बेसिपिटल और एक्रोपिटल मूवमेंट जो है वो डिसाइड किए गए हैं। और
क्योंकि ये टिप पे सिंथेसाइज होता है, तो इसके लिए जो बायो एसे यूज़ किया जाता है वो हमारा एविना कोलियोप्टाइल टेस्ट या रूट ग्रोथ इनिबिशन टेस्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं बायो एसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के लिए। कुछ नहीं, कोलियोप्टाइल ली जाती है, उसका जो टिप होता है वो हटा देते हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। फिर उस टिप को हम अगार पे रखते हैं, अगार ब्लॉक पे रखते हैं, फिर अगार ब्लॉक को हम रख देते हैं यहाँ पे, तो फिर से ग्रोथ होने लगती है। तो बेसिकली बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट, आप सभी लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे पूछी नहीं जाएगी, बस मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन तो हमको पता चल गया। अगर ऑक्सीजन के हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखना चाहें जो कि अच्छे खासे हैं, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हमारे सामने निकल के आ रहे हैं ऑक्सीजन के। जनरली सबसे मेजर रोल तो है इसका ग्रोथ कराना, और वो भी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे ग्रोथ कराना। तो सबसे पहला है हमारे पास सेल इलोंगेशन, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास सेल इलोंगेशन, सेल को इलोंगेट कर देता है, लंबा कर देता है, और उसी वजह से ग्रोथ होती है, ठीक है। तो सेल इलोंगेशन हमको देखने को मिलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जो रेट ऑफ इलोंगेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना अमाउंट ऑक्सीजन का सप्लाई किया गया है बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के उसके मतलब यूज़ के, ठीक है। और दिक्कत क्या है कि हाई कंसंट्रेशन, मतलब आप करते जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्व आपको ऊपर ही चलता चला जाएगा कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हो वो ग्रो करता जाए, नहीं। हाई कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की, ये क्या करती है, ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करती है ग्रोथ के फेजेस में। मतलब अगर आप बहुत हाई कंसंट्रेशन कर दो कि हाँ हम इतना सारा ऑक्सीजन डाल दे रहे हैं एक्सटर्नली, ये प्लांट एकदम आसमान छू जाएगा, तो नहीं, क्योंकि ये रेगुलेटर्स हैं, इनकी भी अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी कुछ बाउंडेशंस हैं, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की अगर आप यूज़ करोगे तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा ग्रोथ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन किस हिसाब से रूट और शूट की ग्रोथ करवाती है, बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर ऑक्सीजन को आप यूज़ करो कम कंसंट्रेशन में, ठीक है, कम कंसंट्रेशन में, तो जो इलोंगेशन होगी रूट की वो हमको देखने को मिलेगी। और अगर हायर कंसंट्रेशन में आप यूज़ करो तो रूट की जो हमारी ग्रोथ होगा वो भी इनहिबिट हो जाएगी। सेम ऐसा ही शूट के केस में होता है। लेकिन कई बार शूट की टिप पे हमको ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन चाहिए होती है फ्लावर्स के लिए। मतलब अगर आपको फ्लावरिंग इंड्यूस करानी है किसी किसी शूट की टिप को आपको कन्वर्ट करना है फ्लावर की बड में, तो वहाँ पे फ्लावरिंग इंड्यूस कराने के लिए हमको ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन हमारा जो है वो कोलियोप्टाइल्स का इलोंगेशन करा देता है, स्टेम सेल्स का जो है स्टेम्स का इलोंगेशन कराता है हमारे सेल एनलार्जमेंट की मदद से, और ऑक्सीजन जो है वो पेटियोल के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिडरिप के लिए, और हमारे जो लेटरल वेन्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है इलोंगेशन के लिए। तो अगर ऑक्सीजन ना हो तो इतना ज़्यादा इलोंगेशन हमको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो सेल इलोंगेशन, या हम ये कह लें कि ब्रॉडनिंग और हाइट बढ़ाने के लिए हमारा ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ये रही पहली बात। अब देखिए सारी चीज़ें आप ये कहोगे कि अभी तो तक ये बात चल रही थी कि ऑक्सीजन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे ग्रोथ कराता है, ठीक है। फिर ये कैम्बियल एक्टिविटी को कैसे एक्टिवेट कर रहा है, या कैम्बियम को क्यों एक्टिवेट कर रहा है। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन, लेकिन कैम्बियम की एक्टिविटी या कैम्बियम के एक्टिवेशन के लिए भी ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन डायरेक्टली लेटरल ग्रोथ नहीं करवा रहा, इनडायरेक्टली करवा रहा है। किसकी मदद से? कैम्बियम सेल्स की मदद से। तो होता क्या है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन द ट्रीज मैनिफेस्ट ग्रोथ बाय डेवलपिंग बड्स दैट लेटर ऑन ओपन एंड एलोंगेशन ऑफ यंग स्टेम टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हमको देखने को मिलती है कैम्बियल एक्टिविटी। सबको पता है सेकेंडरी ग्रोथ और या कैम्बियल एक्टिविटी क्या होती है। कैम्बियल एक्टिविटी लेटरल ग्रोथ करवाएगी, ठीक है। लेटरल ग्रोथ का मतलब ये है, एक तरीके से हम ये कह लें, अगर हमारी ऐसे प्लांट तैयार है जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ हो चुकी है, तो यहाँ पे बडिंग होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी लेटरल ग्रोथ इस तरीके से विथ बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। तो कैम्बियल एक्टिविटी को मतलब ट्रिगर करवाता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो शर्त क्या है वो भी हम लोग अभी देखेंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा कैलस फॉर्मेशन जो है या गॉल्स फॉर्मेशन हमको ऑक्सीजन की मदद से देखने को मिलते हैं। गॉल एक तरीके का कैंसरस या ट्यूमर कह सकते हैं हम, जो कि हमको देखने को मिलता है। आपने सुना होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का जो TDNA है, जब किसी प्लांट के अंदर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन सिंथेसाइजिंग जीन्स होते हैं, जो कि जब सिंथेसाइज करते हैं ऑक्सीजन को तो वहाँ पे वो ट्यूमर बना देता है।
तो गॉल फॉर्मेशन किसी प्लांट में या कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन क्या होता है कि जब आप टिश्यू कल्चर कर रहे होते हो तो उस टिश्यू कल्चर में आप सेल्स लेते हो, एक एक्सप्लांट लेते हो, उस एक्सप्लांट में आप ऑक्सीजन और अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हो, किसकी मतलब अलग अलग प्लांट को रेगुलेटर यूज़ करते हो, जिसमें से ऑक्सीजन जो है अगर आप यूज़ करते हो तो वो आपका सेल डिवीज़न को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो एक तरीके से थैलस जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जब थैलस सेल कल्चर में बनता है तो उसको हम कैलस बोलने लगते हैं। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये रूट है, शूट है, स्टेम है, ये सारी चीज़ें नहीं रह जाती। वहाँ कैलस मेन कैलस ग्रोथ तब करवाई जाती है जो हमें ज़्यादातर जो सेलुलर प्रोडक्ट हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ना कि एक प्लांट को बनाना होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो सेल डिवीज़न को एक्टिवेट करता है, चाहे वो गॉल बनाना हो, चाहे वो कैलस बनाना हो, मतलब चाहे वो ट्यूमर बनाना हो या फिर हमें एक कैलस तैयार करना हो। अगर हम 1% इंडोल एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं लेनोलिन पेस्ट में, मतलब ये यूज़ किया जाता है तो डीब्लेडेड पेटियोल में हमारे बीन प्लांट के, तो हमको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा जो पैरेन्काइमा सेल डिवीज़न है वो हो रहा है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और एक तरीके का ट्यूमर जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमको ये चीज़ सेल डिवीज़न देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा कैलस और हमारा गॉल जो है बन जाएगा। कैलस फॉर्मेशन ज़्यादातर अगर देखें हम लैब में तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए बनाया जाता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम एक्सट्रैक्ट कर लें प्लांट सेल से। ठीक है, तो उस तरीके से कैलस फॉर्मेशन ज़्यादातर किया जाता है। ओके, यहाँ पे वो शर्त है जो मैंने अभी बताई थी आपको, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या है कि आपका जो हमारा इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीजन है ये जब तक टिप पे सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, जब तक टिप पे सिंथेसाइज हो रहा है, जितनी भी लेटरल बड है जो कि कैम्बियल एक्टिविटी से या हम ये कह लें ये जब जितनी भी लेटरल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो बड हो गई, ग्रोथ हो गई, कुछ भी, उस बड की ग्रोथ तब तक नहीं होगी, उन लेटरल बड्स की ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक ऑक्सीजन टिप पे ग्रोथ करवा रहा है या ऑक्सीजन जब तक टिप पे प्रेजेंट है। तो मतलब क्या है कि द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इज सप्रेस्ड अंटिल एपिकल बड इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। जब तक एपिकल बड ऊपर ग्रो कर रही है तब तक लेटरल बड ग्रो नहीं होंगी। ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो है कहलाता है एपिकल डोमिनेंस, कि जब तक एपिकल है तब तक वो डोमिनेट करेगी। और ये जो है वो मतलब डिस्कवर किया गया था, ढूंढा गया सबसे पहले स्कूग एंड थीमेन द्वारा इन 1934 इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड। ओके, ऑक्सीजन सप्लाई से रिलेटेड। तो वही सेम अगार ब्लॉक वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था और इसकी जो हम ये कह लें एक तरीके से जो यूज़ है उसको हम आज भी काफ़ी बड़े लेवल पे करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो क्या है, हमारी मॉडिफाइड स्टेम है। तो अगर पोटैटो पे आप यूज़ करो ऑक्सीजन तो जाहिर सी बात है कि जो लिटरल बड्स हमको मिलती हैं, बडिंग जिसको कहते हैं, आई निकल आती हैं पोटैटो पे, तो वो आई नहीं निकलेंगी अगर हम उस पर ऑक्सीजन यूज़ करें। क्यों? क्योंकि वो लेटरल बड्स हैं और वो हमारी एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा होगा क्योंकि वो हमारी टिप है। तो जब तक टिप ग्रो करेगी तब तक हमारी लेटरल बडिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ पहले देखी जाती थी कि आप रखो आलू को काफ़ी दिन तक तो उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है, वो स्वीट हो जाता है टेस्ट में, तो उससे क्या होता है उसका फाइनेंशियल जो मतलब रेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उस आलू में मीठा टेस्ट ना आए, उस आलू में स्प्राउटिंग ना हो, उसकी वजह से या उसके लिए ऑक्सीजन का बाहर से एप्लीकेशन किया जाता है जिसमें हम इंडोल ब्यूटारिक एसिड को यूज़ करते हैं एज ए सिंथेटिक ऑक्सीजन। ठीक है, और जब हम उसको करते हैं तो क्या होता है हमारा जो डॉर्मेंसी पीरियड है स्प्राउटिंग का वो बढ़ जाता है और इससे हम स्प्राउटिंग को रोक सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, हम रोक सकते हैं ऑलमोस्ट 3 साल तक स्प्राउटिंग उसकी, इतना ज़्यादा इनहिबिटरी इफेक्ट है ऑक्सीजन का लेटरल बड्स के प्रति। ठीक है, तो ये चीज़ हम करने को या हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसके साथ साथ अगर हम देखें एडवेंटिशियस रूट्स का बनना, यानी कि अगर हमारा कैलस बन गया है और उसमें हम रूट्स उगाना चाह रहे हैं तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेके ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की हम रूट्स को भी बना सकते हैं। हम ऐसा क्या करते हैं कि एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है दैट द लोअर एंड इज डिप्ड इन एन एक्सेप्टेबल रूटिंग मीडियम एंड द अपीयरेंस ऑफ बड ऑन कटिंग प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ रूट्स। ठीक है, और रूट फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने के लिए जो हमारी डेवलपिंग गड्स हैं उसके लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का होना। बेसिकली ये पाया गया है कि ऑक्सीजन जो सिंथेसाइज होता है बड्स में,
या यंग लीव्स में वो फेवर करता है रूट फॉर्मेशन को, क्योंकि वो लेटर मतलब थोड़ा टाइम बाद ट्रांसलोकेट हो जाता है बेसल पार्ट में अपने कट के। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। बेसिकली आप ये कह लो कि अगर आपको अपने सेल कल्चर में, आपने कोई सेल कल्चर प्लांट का आप उगा रहे हो और सिर्फ स्टेम लेके आओ, आपको उसमें रूट डेवलप करवानी है, तो वहाँ पे भी आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को या ऑक्सीजन की डिफरेंट कंसंट्रेशन को यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विद द साइटोकाइनिन। ओके, तो ये चीज़ हमको देखने को यहाँ पे मिलती है। और इसमें भी इंडोल एसिटिक एसिड है हमारा, NaA है, 2,4-D नेप्थेलिन एसिटामाइड है, इसको हम यूज़ करते हैं, जो कि ऑक्सीजन के सिंथेटिक और नेचुरल वेरिएंट्स हैं जो कि हमको ये काम करने की अनुमति देते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट ऑक्सीजन। एंड ऑल्सो एक और इफेक्ट है इसका, दैट इज डिले और इनहिबिशन और एब्सिशन ऑफ लीव्स। आपसे मैंने कहा था मैं बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आपका जो एब्सिशन है, या हम ये कह लें कि एब्सिशन मतलब लीफ का ख़राब होके गिर जाना, झड़ जाना, ठीक है, तो उसमें डिले या इनहिबिशन देखने को मिलता है अगर हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ओके, बेसिकली बाय एडिंग ऑक्सीजन ऑन द सर्फेस ऑफ द लैमिना और ऑन द कट सर्फेस ऑफ डी ब्लेडेड पेटियोल, एब्सिशन ऑफ द लीव्स में बी डिलेड और हिंडर्ड। अगर लीफ का जो एब्सिशन है, गिरना है, उसको हम रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं इसकी मदद से, ऑक्सीजन की इम्प्लीमेंटेशन से। एंड इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लिबैक इन 1933, जिन्होंने ये चीज़ बताई थी कि हाँ, हम अगर एब्सिशन हो रहा है या प्लांट लीफ ख़राब हो रही है, गिर रही है, तो उसको हम डिले कर सकते हैं। ओके, इतना ही नहीं, ऑक्सीजन को यूज़ करके हम रेस्पायरेशन भी इंक्रीज़ करते हैं, या बेसिकली ये पाया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पायरेशन की प्रोसेस को इन्हेंस कर देते हैं। जेम्स बोनर डिस्कवर्ड दिस इन 1953 एंड he found that there is a direct relation between the growth due to oxygen treatment and rate of respiration, because the higher the the greater the growth, higher is the respiration। जितना ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा रेस्पायरेशन होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हमने ये चीज़ को देखा था। तो होता क्या है कि ये चीज़ एक बार मतलब यूज़ भी करी गई है और यूज़ करी जा भी सकती है ऑक्सीजन को एज अ वेपन ऑफ वॉर, जिसको कहते हैं हम बायो वेपन। बायो वेपन एज इन होता क्या है कि अगर आप ऑक्सीजन को, सिंथेटिक ऑक्सीजन को, नेचुरल ऑक्सीजन को स्प्रे कर दो, एक देश दूसरे देश के पास तक स्प्रे कर दे, तो उसके आसपास की जितनी भी क्रॉप फील्ड होंगी ना, जितनी भी एनिमी की क्रॉप फील्ड होंगी, वहाँ की जो क्रॉप्स होंगी वो डिटेरियोरेट हो जाएंगी, डिवेस्टेट हो जाएंगी, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन में जब वहाँ पहुँचेगा ऑक्सीजन, तो वो पूरी की पूरी जो ग्रोथ होगी हमारे प्लांट्स की, उस प्लांट को डिटेरेट कर देगा और एक तरीके से पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी। तो इसको बायो वेपन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीजन। लेट्स जस्ट गो टू जिब्रेलिन, दैट इज़ अनदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। बहुत ही मज़ेदार है ये भी। जिब्रेलिन का, या जिब्रेलिन से जो पूछा जाता है वो ये चीज़ है कि जिब्रेलिन कहाँ डिस्कवर हुआ था, कहाँ से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस थी, ईयर 1926 में, कितने साल पहले जिब्रेलिन डिस्कवर किया गया था। और इसको GA से हम एब्रिवेट करते हैं, या जिब्रेलिक एसिड के लिए, ठीक है। तो जिब्रेलिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम मतलब यूज़ करते हैं अलग अलग प्लांट के प्रोडक्ट में मतलब बढ़ोतरी करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए, क्योंकि जिब्रेलिन के बहुत अच्छे अच्छे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं जो गिवन में देखेंगे। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की जाएँ, यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि हमारे इंडोल एसिटिक एसिड में इंडोल रिंग होती है, ऐसे यहाँ पे गिबेन रिंग होती है, ठीक है। तो ये कभी पूछा जाता है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बायोसिंथेसिस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास जिब्रेलिन में गिबेन रिंग हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये एक लंबी प्रोसेस के थ्रू करीब अराउंड 14 to 15 इस अलग अलग स्टेप्स के बाद सिंथेसाइज होकर आता है। तो ढेर सारे हमको इंटरमीडिएट केमिकल कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं, और अल्टीमेटली में ये याद रखना होता है कि गिबेन रिंग हमारे फाइनल जिब्रेलिन में बन के आती है। ओके, तो स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ 1961 में क्रॉस एटल ने हमारा जो है स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था। और इतने ज़्यादा जिब्रेलिन आज हमारे पास आ चुके हैं, इतने ज़्यादा जिब्रेलिन आज हमको देखने को मिलते हैं। अराउंड 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन हमारे सामने हैं, और जिसमें से GA3 जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन जिब्रेलिन है, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड है।
ओके, जो हमको देखने को मिलता है। और जिब्रेलिन जो है वो सभी ग्रुप ऑफ प्लांट्स में, यानी कि आप टेरिडो, जिम्नो, जितने लो सभी में कॉमन है, लेकिन ये फ्लावरिंग हार्मोन की तरह काम करता है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में। मतलब ऐसा बायो से ही आप एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि अगर हम किसी और में जिब्रेलिन को यूज़ करें तो क्या हमको मिल सकती है फ्लावरिंग, तो नहीं होता है ऐसा। फ्लावरिंग जो है वो हमको यहीं देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म में ही। ओके, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सो द नंबर 1 इज जेनेटिक डॉर्फिज्म। तो होता क्या है जेनेटिक डॉर्फिज्म में, यहाँ पे बड़ा मज़ेदार चीज़ है जेनेटिक डॉर्फिज्म में। कुछ प्लांट्स में जो मतलब होता क्या है कि सिंगल जीन में एक म्यूटेशन होता है जो कि डॉर्फिज्म कॉज करता है। डॉर्फिज्म मतलब होता है बौनापन। अगर हम बौनापन प्लांट के केस में कहें तो नोड्स और इंटरनोड्स ऐसे होते हैं। तो अगर ये इंटरनोड्स बहुत छोटे हैं तो उसको हम कहेंगे डॉर्फ। ठीक है, तो एक सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से हमको ये डॉर्फिज्म देखने को मिलता है और उनको हम सिंगल जीन डॉर्फ्स कहते हैं। ठीक है, तो इस सिंगल जीन डॉर्फनेस की जो है, जो हमको देखने को मिलता है, इससे हम उभर सकते हैं किस तरीके से, जिब्रेलिन को यूज़ करके। अगर हम जिब्रेलिन को यूज़ करते हैं डॉर्फ्स के ऊपर, तो जो हमारे इंटरनोड्स हैं वो इलोंगेट हो जाएंगे और प्लांट हमारा एकदम कॉमन टॉल प्लांट की तरह हो जाएगा। तो बेसिकली जेनेटिक डॉर्फिज्म से ओवरकम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जिब्रेलिक एसिड, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। दूसरा है बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। ये बहुत कॉमन है और बहुत आसानी से पूछा जाता है, मतलब काफ़ी पूछा जाता है। होता क्या है कि कुछ रोजेट प्लांट होते हैं which are marked by the prophyllic growth of leaves and delayed growth of internodes। लीव्स तो डेवलप हो जाती हैं, इंटरनोड्स की ग्रोथ नहीं होती। जनरली हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, ऐसे करके प्लूम्यूल से निकला रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और वो शूट को ग्रो करता चला जाता है ऊपर की तरफ। लेकिन जो एक बार प्राइमरी ग्रोथ हो गई, एक बार जो ग्रोथ हो गई, तो ऐसा नहीं है कि अब इसकी लेंथ बढ़ेगी ही नहीं, ऐसा नहीं कि अब इसकी विड्थ बढ़ेगी ही नहीं। इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए अलग प्लांट अलग रेगुलेटर हैं और लेंथ बढ़ाने के लिए अलग ग्रोथ रेगुलेटर हैं, जिसमें से जिब्रेलिन जो है वो इंटरनोडल लेंथ बढ़ाता है। ठीक है, इंटरनोडल लेंथ बढ़ाता है और अल्टीमेटली जो हाइट है प्लांट की वो बढ़ती है। तो होता क्या है कि बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग में क्या चीज़ है कि अगर हम मतलब ट्रीटमेंट करें रोजेट प्लांट्स का, किससे, जिब्रेलिन से, तो वहाँ पे हमको बोल्टिंग देखने मिलती है या शूट का इलोंगेशन देखने को मिलता है अंडर एंड फ्लावरिंग अंडर कंडीशन दैट वुड नॉर्मली प्रिजर्व द रोजेट शेप। नॉर्मली रोजेट शेप रहता है, लेकिन उस पर अगर हम जिब्रेलिन का मतलब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमको बोल्टिंग देखने को मिलती है। एकदम जो इंटरनोडल पार्ट्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, इंटरनोड्स बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एक बार हम लोग यूज़ भी करते हैं कोरिएंडर सैटाइवम में, यानी कि कोरिएंडर यानी कि धनिया में। ठीक है, तो जिसमें हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, हमको ये देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको जो बंद गोभी होती है उसमें भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ओके, इसके साथ साथ जो हमारी जिब्रेलिन है वो क्या कर रहे हैं, लाइक लाइट इनहिबिटेड स्टेम ग्रोथ परफॉर्म करवाते हैं। किस तरीके से, द डार्क ग्रोन प्लांट शोड बेटर स्टेम ग्रोथ इन कंपैरिजन टू लाइट ग्रोन प्लांट्स। ठीक है, ये बात समझने वाली है, पूछी भी जाती है। हो क्या रहा है, ये अभी एक प्लांट है, ये प्लांट ऐसे प्रेजेंट है किसमें, हल्के से डार्क रीजन में, या हम ये कह लें कि लेस, अभी हम कह रहे हैं शेडेड एरिया में। अब ये प्लांट ग्रो कर रहा है। आप सभी लोगों ने एक चीज़ सुनी है, जिब्रेलिन के साथ साथ भी बहुत सारे फैक्टर ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फाइटोक्रोम। ठीक है, तो फाइटोक्रोम की दो फॉर्म होती हैं, PR और PFR। तो जब शेडेड एरिया होता है तो रेड लाइट प्रॉपर हमको क्या होता है, या हम ये कह लें कि अगर हमारा रीज़न हम देखने चलें तो रेड लाइट हमको प्रॉपर नहीं मिलती, फार रेड लाइट हमको मिलती है। या हम ये कह लें कि बेसिकली कि अगर हमारे प्लांट को लाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, सपोज आप फाइटोक्रोम के बेस में ना जाएं क्योंकि फिर वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। हम लोग ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर रहते हैं कि अगर आपके प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है तो वो कोशिश करेगा लाइट की तरफ जाने की। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और
उस चीज़ के लिए, यानी कि उसमें उसे ग्रो करना पड़ेगा उस तरफ के लिए, लाइट की तरफ। तो उसे ग्रो करने के लिए जिसकी ज़रूरत होगी, ठीक है, जो ग्रो करने के लिए उसकी ज़रूरत होगी, वो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जिसमें से हमको ये देखने को मिलता है कि अगर लाइट प्रेजेंट है या अगर प्लांट इतनी हाइट अटेन कर चुका है कि उसे लाइट मिल गई है, तो उस लाइट को मिलने के बाद जो स्टेम की इलोंगेशन होगी उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा जिब्रेलिन की सिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। तो जिब्रेलिन एक तरीके से लिमिटिंग फैक्टर की तरह यूज़ करा जाता है स्टेम इलोंगेशन में प्लांट के द्वारा, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फूड विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो या फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। अगर आप ओव्यूल फर्टिलाइज या एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है और हमारा जो फ्रूट है वो डेवलप हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल बनाना, ओके। तो बनाना हमको देखने को मिलता है कि पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करी जाती है किसके द्वारा, जिब्रेलिन्स के द्वारा, ठीक है। और वो भी ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिशिएंटली हमको देखने को मिलता है जिब्रेलिन्स के द्वारा जो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करी जाती है। एक और टर्म आता है एपोमिक्सिस, हालांकि उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। इफ़ द सीड इज डेवलप्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन देन इट इज़ एपोमिक्सिस। इफ़ फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट इज़ पार्थेनोकार्पी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कई सारे, उसमें ब्रिंजल में देखने को मिलती है, हमारे पास कुकुम्बर में मिलती है, ठीक है, ज़ेब्रेंथिस में देखने को मिलती है, बनाना में देखने को मिलती है, कई जगह हमको देखने को मिलती है पार्थेनोकार्पी, ओके। सो इसके अलावा हमारे पास है डोरमेंसी ब्रेकिंग कैपेसिटी सीड्स के लिए जिब्रेलिन के पास, जो कि क्या कर रहा है, जो डोरमेंसी है सीड्स की उसको ब्रेक कर रहा है। डोरमेंसी मतलब कि सीड का एक लिमिटेड पीरियड होता है या एक ऐसा पीरियड होता है जब तक वो उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तब तक वो ब्रेक करके जो अपना रेडिकल और प्रिम्यूल से जो प्लांट का डेवलपमेंट है वो नहीं करता, ठीक है। तो उसके लिए जिब्रेलिन का वेट किया जाता है। जब जिब्रेलिन कंसिडरेबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिब्रेलिन जब प्रेजेंट होता है तब डोरमेंसी जो है वो सीड की ब्रेक कर देता है और वहाँ पे हमको जर्मिनेशन देखने को मिलता है। अगर आप GA3 अप्लाई करते हो सिंथेटिकली तो जर्मिनेशन ऑफ सीड आपको डार्क में भी देखने को मिल जाता है, जो कि होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि डोरमेंसी के लिए कितना ज़रूरी है हमारे सीड्स के लिए। इसके साथ साथ जो बर्ड्स की डोरमेंसी है, अब वो बर्ड्स हो सकती हैं आपकी कोई भी बर्ड्स हो, आपकी फ्लावरिंग बर्ड हो या आपकी लेटरल बर्ड हो, उनकी बर्ड की डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए भी जिब्रेलिन का यूज़ नेचुरली और सिंथेटिकली किया जाता है, ओके। इसके साथ साथ जो सेक्स एक्सप्रेशन है, लाइक जिब्रेलिन हैव द कैपेबिलिटी टू ऑल्टर द सेक्स ऑफ द फ्लावर्स, like it promotes the production of male flowers in cucurbits, cannabis। मतलब अगर प्लांट में ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट हैं, उसमें अगर हम जिब्रेलिन को सिंथेटिकली यूज़ कर रहे हैं, जिब्रेलिन को आर्टिफिशियली यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेट कर रहे हैं, तो हमको देखने को मिलेगा कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कन्वर्ट हो जाएंगे मेल फ्लावर में। दैट इज़ मेल फ्लावर का वहाँ पे जो डोमिनेंस है वो हो जाएगा, फीमेल पार्ट को डिटेरेट होता मिल जाएगा। तो ये पूरा सेक्स ऑल्टर कर सकता है हमारे फ्लावर्स का, जैसे कोकरबिट्स में करता है, जैसे खीरा, ठीक है, कैनबिस में करता है। तो इस तरीके से हमको ये देखने को मिल सकता है, ओके। इसके साथ साथ इसका एक और रोल है क्या, जुवेनाइलिटी। जुवेनाइलिटी इज लाइक जुवेनाइल, अब सबको पता है, बच्चों वाली चीज़। ठीक, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मैनिफेस्ट टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, अ जुवेनाइल स्टेज एंड एन एडल्ट स्टेज। So the application of gibberellin helps to determine if a specific part of the plant is juvenile or not। मतलब gibberellin shows different effect in different stages of growth। If you are applying gibberellin in the juvenile stage of a plant, then it will be showing different physiological effect, like regarding you are trying to change the sex expression of flowers, then you will not get in the juvenile stage. But if the plant is in adult stage, then you will get different physiological effect on the application of the same gibberellic acid, okay। So this gives you the capability, this gives you the power to differentiate whether the plant is in juvenile stage or in adult stage, okay। So these are the things that I hope you guys liked, and do let us know if you have any query. Join the Telegram Guru Mantra channel for the discussion, okay। And thank you so much. That's it for this class.